Hello guys, welcome back to the channel and revision series for business studies for class 12th. Guys, आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने समझा था। एंड आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, इससे पहली वाली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अच्छे से कवर कर लिया था। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ना दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के हिसाब से काम को डिवाइड करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे एक फंक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट, दूसरे फंक्शन के लिए दूसरा डिपार्टमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट होगा, राइट। और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक कंपनी दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है ना, तब हम बनाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। वो कैसे? जैसे एक कंपनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है, कॉस्मेटिक भी बना रही है, राइट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अपना एक डिपार्टमेंट होगा, मेडिसिन वालों का अपना एक अलग डिपार्टमेंट होगा एंड कॉस्मेटिक वालों का अपना एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे हम डिवाइडेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने से क्या फ़ायदा मिलता है। फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। मतलब कि देखो, हमने किसी बंदे को जो कि प्रोडक्शन में अच्छा है, हमने ना उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया। अब वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा, एक ही जगह पर उसका फोकस होगा, राइट। और जब कोई एक ही काम को दोबारा करता रहता है ना, तो उसकी स्पेशलाइजेशन उसमें आ जाती है। तो ये एडवांटेज होता है हमारा पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर का। सेकंड है कोऑर्डिनेशन। अब गाइस, मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट है। अब सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनका मेन एम क्या रहेगा कि वो सेल को इंक्रीज़ करें। अब सबका मेन एक ही एम होगा तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज़ होगा। ये भी हमारा एक फ़ायदा बन जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। थर्ड आता है एफिशिएंसी। आप सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का एम एक होगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और सबको ट्रेनिंग देने में भी आसानी होगी। मान लीजिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आई, अब वो हमको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही सिखानी है एंड सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो हम पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हमको ट्रेनिंग देने में भी आसानी होगी। अब इसी के साथ किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं ना, तो उसके डिसएडवांटेज होना भी बहुत ही मामूली बात है। तो यहाँ पर हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट हमारा इसका डिसएडवांटेज है फंक्शनल एम्पायर्स। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट अपने काम पर फोकस करता है। धीरे धीरे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचने लगते हैं और कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं, राइट। एंड इसी सिचुएशन को हम फंक्शनल एम्पायर बोलते हैं, जहाँ पर हर डिपार्टमेंट अपने आप को सबसे इम्पॉर्टेंट समझने लगता है एंड ये कंपनी के ना ओवरऑल ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इशू। मतलब कि समझना गाइस, हमने इसको एडवांटेजेस में पढ़ा था एंड ये इसका डिसएडवांटेज भी है। वो कैसे? जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने इसके एडवांटेज में पढ़ा था विद इन डिपार्टमेंट, तो इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो इसमें कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
अगर एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचानी हो तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। मैनेजर्स को क्लियरली नहीं पता होता कि इन्फॉर्मेशन कैसे और कब शेयर करनी होती है। इस वजह से डिले भी हो जाता है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। तो ये बन जाता है हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो गाइस अब आता है हमारा थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो कि है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होने की वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमको पता है हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल्स कम हो जाए तो सेल्स डिपार्टमेंट एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा। एडवर्टीज़मेंट बोलेगा कि फाइनेंस कम था, मतलब फंड्स नहीं मिले, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा, राइट। तो इस तरह डिपार्टमेंट एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम। एंड लास्ट डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज बन जाता है, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में उनको दूसरे डिपार्टमेंट का काम करना पड़े ना तो वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की अर्जेंट नीड होना तो वो एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन अलग है। इसीलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर कभी कभी इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। तो गाइस हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर देख लिया, अब देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर ना प्रोडक्ट के बेसिस पर बनाया जाता है। जब कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है ना तो हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है तो सारे प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट होगा। इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब कि हर प्रोडक्ट का अपना सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ अपने प्रोडक्ट पर कंप्लीटली फोकस करते हैं और उसमें उनको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। अब स्पेशलाइजेशन मिलने का रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ेगी और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। सेकेंड एडवांटेज है बेटर अकाउंटेबिलिटी। मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है। अगर कंपनी में लॉस हो रहा है मान लो, तो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन से प्रोडक्ट की वजह से लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, स्पोर्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स 3 अलग डिवीज़न हैं। अगर लॉस हो रहा होगा तो कंपनी देख सकती है कि कौन से डिवीज़न अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड हम उसको करेक्टिव एक्शन लेके सही कर पाएंगे। अब थर्ड आती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। फास्ट डिसीजन हम इससे मेक कर सकते हैं। अगर अलग अलग डिवीज़न बने होंगे और हमको मान लीजिए सिर्फ कॉस्मेटिक में चेंज लाना है तो हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हमको सारे डिपार्टमेंट में चेंज लाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम खाली कॉस्मेटिक वाले डिपार्टमेंट में चेंज ला सकेंगे, राइट। एंड लास्ट हो जाता है हमारा एक्सपांशन। अगर कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक नया डिवीज़न क्रिएट किया जाता है। इससे एक्सपांशन प्रोसेस सिंपल एंड फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। फर्स्ट है इट इज़ वेरी कॉस्टली। डिविजनल स्ट्रक्चर में ना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। रीज़न ये है कि हर प्रोडक्ट डिवीज़न के अंदर अपने सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की मेडिसिन और कॉस्मेटिक 2 प्रोडक्ट लाइन है तो मेडिसिन डिवीज़न का भी अपना HR डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट होगा। कॉस्मेटिक डिवीज़न का भी अपना अलग HR, फाइनेंस एंड एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट होगा, राइट। तो इस डुप्लीकेशन की वजह से मैन पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज।
अब डिविजनल स्ट्रक्चर में ना रिसोर्सेज एलोकेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। वो कैसे? कंपनी के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट डिवीजन चाहता है कि उसके पास सबसे ज़्यादा फंड्स और रिसोर्सेज हों। इसी वजह से डिवीजन के बीच में कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड लास्ट है इग्नोर्ड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब कभी कभी ना डिविजनल मैनेजर्स सिर्फ अपने प्रोडक्ट लाइन को ग्रो करने पर फोकस करते हैं। वो अपने डिवीजन को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और इसी प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब गाइस हमने डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिफरेंस को तो देख लिया, लेकिन अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन के टाइप्स की होती है। तो मेनली ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप्स की होती है, जो कि है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। गाइस जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, यानी कि अलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ग्रुपिंग एंड आइडेंटिफाइंग द टास्क, तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। एंड इसी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। नाउ इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। ये गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड फीचर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना जॉब क्लियरली डिफाइंड होती है। हर इंडिविजुअल को उसकी जॉब क्लियरली असाइंड होती है। फोर्थ फीचर है डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हर एम्प्लॉय के पास उसकी जॉब के अकॉर्डिंग अथॉरिटी होती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियरली होती है। एंड लास्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये क्लियरली डिफाइंड होता है कि कौन सुपीरियर है एंड कौन सबऑर्डिनेट है, किसको ऑर्डर देना है एंड किससे ऑर्डर लेना है, सब यहाँ पर डिफाइंड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नाम कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, इसीलिए वर्क स्मूथली फ्लो करता है। क्लैरिटी होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मतलब हर एम्प्लॉय को क्लियर होता है कि उसको किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, सब यहाँ पर क्लियर होता है। एंड लास्ट है नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। गाइस सबकी जॉब डिफाइंड होती है ना, इसीलिए सेम काम को दो लोग नहीं करते। ओवरलैपिंग एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? डिले इन डिसीजन मेकिंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्केलर चेन यानी कि चेन ऑफ कमांड फॉलो करती है। डिसीजन एक लेवल से दूसरे लेवल तक पास होता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। एंड लास्ट है दैट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ वर्क के कंप्लीशन पर फोकस करता है। एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स, इमोशंस या पर्सनल प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसीलिए ये कभी कभी एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। गाइस अब आते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना एक ऐसा नेटवर्क होता है जो एम्प्लॉयज़ के बीच नेचुरली डेवलप हो जाता है जब वो साथ में काम करते हैं। मतलब ये मैनेजमेंट के द्वारा इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है फ्रेंडशिप से, ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट और डेली की इंटरेक्शन की वजह से। इन सिंपल वर्ड्स, जब लोग ऑफिस में साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं,
एक दूसरे को समझने लगते हैं, वहाँ से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि ये इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया जाता। ये पर्सनल इंटरेक्शन जब लोग करते हैं, साथ में काम करते हैं, उससे डेवलप होता है। इसके कुछ रूल्स या फिर प्रोसीजर नहीं होते, राइट। इसमें कोई फिक्स चेन ऑफ कमांड नहीं होती, यहाँ पर ऑफिशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब इसका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे ग्रेप वाइन कहते हैं, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट सर्कुलेट होती है बिना किसी फॉर्मल प्रोसेस के, और ये स्पॉन्टेनियसली इमर्ज हो जाता है, राइट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। फर्स्ट है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। इनफॉर्मल नेटवर्क में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, किसी भी मैसेज को लोग डायरेक्ट एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। सेकंड है, इट फुलफिल्स सोशल नीड्स। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए होती, राइट, उन्हें बिलोंगिंगनेस और इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, जो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करता है। एंड लास्ट है, इसमें ना मोरल एंड मोटिवेशन भी मिलता है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील करते हैं एक कैजुअल ग्रुप में, तो उनका मोरल एंड मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। ग्रेप वाइन सिस्टम में ना कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो जाती है, इससे कन्फ्यूजन एंड पैनिक क्रिएट होता है। सेकेंड है, रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर इनफॉर्मल ग्रुप किसी न्यू पॉलिसी या चेंज को सपोर्ट नहीं करता ना, तो उसका अपोज कर सकता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस भी आता है। एंड लास्ट है, ग्रुप प्रेशर। कभी कभी ग्रुप अपने मेंबर्स पर प्रेशर डालता है कि वो ग्रुप के नॉर्म्स फॉलो करें। अगर कोई अलग सोच रखता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये थे कुछ हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, अब हम समझने वाले हैं ना इस चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेलीगेशन होता क्या है। गाइस, डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी का डाउनवर्ड ट्रांसफ़र, यानी कि जब एक सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा अपने सबऑर्डिनेट को देता है ना, ताकि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, हम उसको बोलते हैं डेलीगेशन करना। इन सिंपल वर्ड्स, जब मैनेजर अपना काम खुद करने की बजाय अपने जूनियर को अथॉरिटी के साथ असाइन करता है, हम उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे होता क्या है, इससे मैनेजर को टाइम मिलता है इम्पोर्टेंट और हाई प्रायोरिटी काम करने के लिए। अब इसके ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड, यानी कि यह हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करती है, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है कि वो काम कंप्लीट कर सके। सेकंड एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, यानी काम कंप्लीट करने की ड्यूटी। ये अब कैसे फ्लो करती है, ये नीचे से ऊपर फ्लो करती है। सबऑर्डिनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना काम प्रॉपरली करे। एंड लास्ट एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल रिजल्ट। ये भी नीचे से ऊपर फ्लो करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकाउंटेबिलिटी ना डेलीगेट नहीं की जा सकती। मैनेजर फाइनल रिजल्ट के लिए हमेशा अकाउंटेबल रहेगा, चाहे काम सबऑर्डिनेट ने किया हो या फिर मैनेजर ने किया हो। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के लिए, कि डेलीगेशन करना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। डेलीगेशन करने से हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है। जब मैनेजर अपने जूनियर्स को अथॉरिटी डेलीगेट करता है ना, तो उसका वर्कलोड कम हो जाता है, उसको टाइम मिलता है इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड प्लानिंग पर
फोकस करने के लिए। इससे मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। सेकेंड, एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है। डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी स्किल्स यूज़ करें और स्किल्स यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप करें, क्योंकि जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है। थर्ड हमारा बेनिफिट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। गाइस, जब एम्प्लॉयज़ को ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है ना, तो उन्हें फील होता है कि मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट करता है। इससे उनका सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन दोनों इम्प्रूव होता है। एंड लास्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। डेलीगेशन से ट्रेंड और केपेबल वर्कफोर्स डेवलप होती है। जब एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेना सीख जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ईजीली एक्सपांड एंड ग्रो कर सकती है। तो फाइनली गाइस, अब आ गए हैं हम हमारे चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को ना ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल पर डिवाइड करना। यानी कि जब टॉप मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी हद तक लोअर लेवल को दे देती है, उस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये एक सिस्टमेटिक एफर्ट होता है जिसमें अथॉरिटी ग्रेजुअली नीचे के लेवल्स तक ट्रांसफ़र की जाती है। अब गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। तो डेलीगेशन होता है एक मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में अथॉरिटी का ट्रांसफ़र, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक डेलीगेशन। इसलिए हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन इंडिविजुअल लेवल पर होता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पर। सबसे पहला होता है दैट इट डेवलप्स इनिशिएटिव। गाइस, जब लोअर लेवल मैनेजर्स को डिसीजन लेने का मौका मिलता है ना, तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव डेवलप होता है। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते बल्कि खुद सोचने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट है दैट इट डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट। डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर मैनेजर को प्रिपेयर करता है, क्योंकि जब उन्हें रियल डिसीजन मेकिंग का एक्सपीरियंस मिलता है तो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज और मैनेजरल स्किल दोनों डेवलप होते हैं। थर्ड पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन से ना डिसीजन उन लोगों के द्वारा लिया जाता है जो एक्चुअली सिचुएशन के क्लोजेस्ट होते हैं, एंड इससे डिसीजन फास्ट एंड प्रैक्टिकल होते हैं। हर छोटी बात के लिए टॉप मैनेजमेंट तक जाना नहीं पड़ता। एंड लास्ट है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। गाइस, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल डिटेल्स से फ्री हो जाती है। उन्हें टाइम मिलता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रेटजी पर फोकस करने का। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा ना, देन प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Thank you so much for watching.